नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से इकोनॉमिक्स के बुक जो कि जिस चैप्टर का नाम था विकास, उसका पहला हम लोगों ने लेक्चर देख लिया। हमने पहले ही आपसे कह रखा था कि हम लोग जो भी वीडियोस देखेंगे या फिर जो भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसको लगभग 2 से 3 वीडियो में करेंगे, इसलिए ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा एंड सेकंड वीडियोस रहेगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज जाएं, पहले उसको देखें, उसके बाद इस वीडियोस को देखें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा चीज, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को, अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं या फिर किसी चीज की तैयारी करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें एवं हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस टाइम पे पहुंच जाए। चलिए आज का हम लोग सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आपको आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, जो हमारा पर व्यक्ति आय क्या होता है एवं वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है, इस चीजों पे देखेंगे। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि हमारी साउंड और हमारा वीडियोस अच्छा होगा। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली बात हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या भैया, राष्ट्रीय आय के बारे में। अगर मैं राष्ट्रीय आय के लिए अगर शॉर्टली आपको बताऊं तो लगभग क्लास 10 के स्टूडेंट है, इसलिए आपको पता होगा कि राष्ट्रीय आय का मतलब होता है इनकम। इनकम वो भी किसका, नेशन का, अर्थात नेशनल इनकम कह सकते हैं। तो इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं क्योंकि हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। यह एक वर्ष में उत्पादित देश की वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का योग है, अर्थात एक देश में कितना एक वर्ष में कोई वस्तु उत्पादित की जाती है उस चीज का योग होता है। साथ ही साथ में चूंकि प्रत्येक देश की जनसंख्या दर अलग अलग होती है, इसलिए राष्ट्रीय आय को विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए नहीं माना जाता है। अर्थात इसका शॉर्टली आंसर ये हुआ, या फिर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय उसको कहा जाता है या फिर नेशनल इनकम उसको कहा जाता है जो कि कह सकते हैं कि ये देश की जनसंख्या पर डिपेंड होता है। अब कैसे जनसंख्या, तो मैंने पीछे वाले वीडियोस में ये बता रखा था कि किसी देश में हो सकता है कि 6 लोग रहते हों और पर व्यक्ति आय लगभग 300 रुपया हो, तो आप ऐड करेंगे तो अलग अलग पैसा हो सकता है। या फिर कह लीजिए हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा हो तो एक जगह की कह सकते हैं नेशनल इनकम एक देश से दूसरे देश के डिफरेंस हो सकती है, बिकॉज दिस इज अ डिपेंड ऑन द पर्सन एंड पॉपुलेशन। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आपको राष्ट्रीय आय अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकेंड आते हैं प्रति व्यक्ति आय, या फिर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। अब व्हाट डू यू मीन बाय पर कैपिटा इनकम? इसे औसत आय भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू या फिर कह सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि औसत आय किसे कहते हैं, तो आप मानिएगा पर व्यक्ति आय को। ठीक है, अब आगे देखो, जिसे किसी देश की कुल आय को पूरी जनसंख्या से भाग करके परिभाषित किया जाता है, अर्थात एक देश में कितनी जनसंख्या रहती है, कितना रुपया कमाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पर व्यक्ति आय। अब एक प्रश्न उठता है कि बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके अंबानी 6 करोड़ रुपया पर मंथ कमाते हो, लेकिन डज नॉट मैटर, इसका कोई मैटर नहीं करता कि वो 6000 रुपये करोड़ कमाते हैं या फिर 60 करोड़ रुपया कमाते हैं। ये आपका डिपेंड किस चीज पे आ जाएगा, आपकी जनसंख्या, आपके देश की जनसंख्या के ऊपर। ठीक है, अब ये जनसंख्या आपकी जितनी रहेगी उसके आधार पे हम लोग कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय मतलब डिपेंड होता है। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को इतना तक क्लियर हो गया होगा। आगे है, यह देश के नागरिकों के जीवन स्तर को भी दिखाता है। हाँ, जिस देश की जीडीपी ज्यादा होगी उस देश की क्या हो सकती है, कह सकते हैं कि उस देश का पॉपुलेशन कम हो और इनकम ज्यादा हो, या फिर कह सकते हैं पर व्यक्ति आय। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप 10 रुपया कमाते हो, अगले साल आपका इनकम बढ़कर 20 रुपया हो जाए, तो आप पहले से बेहतर होगी या फिर मतलब अपने बेहतरीन को हटाएंगे? ऑब्वियसली है, आप बेहतर होगे। तो वही चीज कहा कि इससे ये भी पता चलता है कि मानव की या फिर कह सकते हैं नागरिकों के जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार भी होगा। प्रति व्यक्ति आय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर सुधार होगा। अब आपके मान लीजिए आप पहले 5 रुपया कमाते थे, तो हो सकता है कि आप मतलब दाल रोटी खाते हो, फिर कुछ दिन के बाद आप 10 रुपया कमाने लगे, तो हो सकता है कि आप डेली का डेली क्या करने लगे, पनीर खाने लगे। तो वही चीज हो गया, मतलब कि यही चीज होता है हमारा पर व्यक्ति इनकम या फिर कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम। ओके बच्चों, ठीक, आगे चलो। अगला हमारा टॉपिक है वर्ल्ड बैंक या फिर कह सकते हैं विश्व बैंक। विश्व बैंक का काम क्या होता है भैया, तो WDR काम इसका होता है। व्हाट डू यू मीन बाय WDR? तो WDR का मतलब होता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अर्थात विश्व में कहाँ पे कैसा स्थिति है इस चीज का रिकॉर्ड रखने वाला ही हमारा कहलाता है वर्ल्ड बैंक। यानी कि अब दूसरा चीज, वर्ल्ड बैंक सिर्फ यही रिपोर्ट ही नहीं रखता बल्कि कौन सा देश किस तरीके से डेवलप करेंगे, अर्थात मतलब विकास करेंगे, इस चीज को भी बताता है।
जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले पता किया गया कि भैया कि कौन सा देश विकसित कहलाएगा और कौन सा अविकसित कहलाएगा। तो इसमें एक निर्धारित मतलब कह सकते हैं कि तय किया गया कि इतना रुपए कमाने वाला देश या फिर मतलब पर व्यक्ति इनकम किसी देश का इतना रुपया रहेगा, तो उसको क्या पता चलेगा कि वो विकासशील है या फिर विकसित है या फिर कह सकते हैं कि अविकसित है। एक चीज मैं बता दूं, ऐसा देश जो कि कह सकते हैं कृषि पे सिर्फ डिपेंड रहता है वो कभी विकासशील विकसित देश नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, कभी कभी कुछ लोग बोलते कर देते हैं कि भारत हमारा विकासशील देश है। नहीं, विकासशील कुछ समय के लिए मान सकते हैं लेकिन विकसित उसको नहीं कर सकते। ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि हमारा भारत देश विकसित देश है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि भैया अभी हमारा भारत देश है जो वो किस पे डिपेंड रहता है, कृषि पे डिपेंड रहता है। और मैंने बता दिया, आप कृषि तो छोड़ दो, वैसा देश जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर पे लोग डिपेंड रहते हो तो उस देश में कभी भी कर सकते हो, वो देश कभी विकसित देश नहीं करा सकता है। हाँ, कुछ समय के लिए विकासशील मान सकते हो। ठीक है, आगे देखो। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष के प्रति व्यक्ति आय वाले देश और इससे ऊपर वाले, यानी अकॉर्डिंग टू 2012 यानी 2012 के अनुसार एक आंकड़ा निकाला गया कि $2616 कमाने वाला पर व्यक्ति, वो क्या है, अगर किसी देश की पर व्यक्ति इनकम $2616 है तो वो देश क्या कहलाएगा, अमीर है भैया। लेकिन इतना ध्यान रखना है ये कब का आंकड़ा है, 2012 का। कितना रुपए, तो लगभग $2616 की बात हो रही है, डॉलर, अमेरिकी डॉलर ये बात हो रही है। ठीक है, अगर इतना रुपए कोई देश कमाता है या फिर इससे अगर अधिक भी कमाएगा तो उसको अमीर देश की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अगला हमारा आता है $1035 यूएस डॉलर या फिर इससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले व्यक्ति को, वाले देश को निम्न आय में रखा जाता है। दो चीज ध्यान रखना, $26 से $16 कमाने वाले देश को विकासशील या फिर कह सकते हैं विकसित, लेकिन $1035 कमाने वाले देश को निम्न आय वाले देश में रखा जाता है, अर्थात इसको हम लोग विकसित देश नहीं मानते। एक प्रश्न खड़ा होता है कि भैया भारत क्या है, विकसित है या फिर नहीं है? तो आ जाओ, आगे लिखे हैं हमने कि भारत निम्न मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में आता है, क्योंकि 2012 में इसकी प्रति व्यक्ति आय जो थी $1530 थी या फिर $1530 प्रति व्यक्ति वर्ष थी। ठीक है, जिसके कारण इसको हम लोग निम्न श्रेणी में भी रखते हैं या फिर कर सकते हैं मध्यम आय वाले क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, आय और अन्य मापदंड कौन कौन से है भैया? तो आय के जो मापदंड होते हैं, पहला हमारा आता है साक्षरता दर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लिटरेसी रेट, अर्थात मतलब अब देखो एक एक चीज को मैं डिफाइन कर देता हूं कि होता क्या है भैया। देखो सबसे पहले आते हैं साक्षरता दर। अब व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट का मतलब अब होता है वैसा उम्र या फिर कह लो कि 7 वर्ष कम से कम उमरिया के बच्चे या फिर उमरिया से अधिक लोग अगर बोलना, पढ़ना, लिखना या फिर कह सकते हैं सिग्नेचर करना जानते हैं, दिस पर्सन इज नोन एज या फिर दिस पर्सन कॉल्ड लिटरेंसी या फिर लिटरेट, यानी हिंदी बोले तो साक्षरता दर। ठीक है, वैसा इंसान जो 7 वर्ष से ऊपर का हो गया है या फिर 7 वर्ष का हो गया है लेकिन वो मतलब सिग्नेचर कर लेता है, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, साक्षरता दर प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कहते हैं। यानी उसकी जो काउंटिंग होगी वो किसमें होगी, साक्षरता दर में होगी। ध्यान देना, मैंने कहा साक्षरता दर, ये नहीं कहा कि उसका जो व्यक्तित्व है शिक्षा वाले क्षेत्र में होगी, नहीं, शिक्षा के लिए आपको बहुत ही कह सकते हैं कि बेहतरीन आपके पास ज्ञान होना चाहिए तब कर सकते हो। और लिटरेसी रेट का मतलब होता है आप सिग्नेचर करना जानते हो, बस कुछ पढ़ लिख लेते हो, बस वही आपका क्या कहा जाएगा, साक्षरता दर कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखो। आई होप, मुझे आशा है कि आपको साक्षरता दर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना, साक्षरता दर पे आपसे पूछा जाएगा तो कह देना कि 7 वर्ष से ऊपर वाले बच्चे जितने भी होते हैं या फिर कह लेना कि 6 वर्ष से ऊपर वाले बच्चे जितने होते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी बात कर रहा हूँ, वो अगर सिग्नेचर कर ले रहा है, पढ़ ले रहा है थोड़ा बहुत, तो उसको हम लोग साक्षरता दर में कहा जा सकता है। अगर कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि एक चीज बताइए, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं केरला राज्य सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कहलाता है। अब कहोगे कुछ समय के लिए सर बिहार क्यों नहीं कहलाता है? बिहार दिस स्टेट इज नोन एज एजुकेटेड रेट, अर्थात मतलब शिक्षा दर इसका अधिक है। कारण शिक्षा दर होने का है क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस मतलब कह सकते हैं अपने देश को निपुर्त किए जाते हैं, अर्थात मतलब दिए जाते हैं, तो इसको कह सकते हैं कि यह शिक्षा दर यहाँ का अधिक है, लिटरेसी रेट अधिक नहीं है। ठीक है, आगे देखो। अगला हमारा नेक्स्ट आता है इसी में आय और अन्य मापदंड में। आय का मतलब हुआ पैसा, रुपया और उसको मापने वाला मापदंड। ठीक है, और अगला आता है हमारा शिशु मृत्यु दर या फिर कह सकते हैं शिशु जन्म दर। अब दोनों को डिफाइन करता हूं मैं। जैसे देखो शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि मान लो एक दिनवा में या फिर मतलब
कह सकते हैं ऐसे कि 1000 व्यक्ति पे या फिर मतलब कल 1000 बच्चे जन्म हुए तो उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, वही हमारा क्या कहलाता है भैया, शिशु मृत्यु दर कहलाता है। प्लीज ध्यान देना, क्योंकि इस चीज को मैंने लिखा नहीं है, मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमारे वीडियोस को 2 बार 3 बार जरूर देखना, ठीक है। अगला देखो, अब फिर से एक बार बता दो, शिशु मृत्यु दर क्या होता है या फिर शिशु मृत्यु या फिर शिशु जन्म दर क्या कहलाते हैं। 1000 बच्चों पर से कितना बच्चा मर गया वो आपका कहलाता है शिशु मृत्यु दर। एंड कितना बच्चे ने मतलब कह सकते हैं 1000 पे कितने जन्म लिए, कितने अच्छे हैं, तो उसको कह दिया जाता है शिशु जन्म दर, ठीक है। अब अगला आता है बॉडी मास इंडेक्स या फिर जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं बीएमआई। अब कहेंगे सर बीएमआई का मतलब क्या होता है या फिर कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है आपका कि भैया आप पोषक तत्व में मतलब आपको अच्छे से मिला है या फिर नहीं, आपका पोषण भरण पोषण अच्छे से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब अगला हमारा आता है पुरुष महिला का रेशियो। अब एक चीज आता है, एक प्रश्न खड़ा होता है कि भैया पुरुष महिला का रेशियो जो होता है लगभग सेम रहना चाहिए, नहीं तो बाई चांस कभी कभी दिक्कतें पड़ने लगती है। जैसे देखिए अभी आपका एक मतलब पॉलिसी निकली शायद 2019 के आसपास में, ठीक है, या फिर 2018, देखिए अभी मुझे एक्यूरेट याद नहीं है कि कितने में निकली थी, लेकिन एक पॉलिसी निकाली गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आपने कभी सोचा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पॉलिसी क्यों निकाली गई थी, वाई, या फिर कह सकते हो ये इतना नेसेसरी क्यों बना दिया गया। क्योंकि भैया उस टाइम में जो जितने भी लोग रहते थे वो सभी लोग क्या करते थे, भ्रूण हत्या करा देते थे। अगर उन्हें पता चल गया कि उनके पेट में या फिर उनके गर्भ में लड़की पल रही है तो उसको क्या करते थे, मार देते थे, जिसके कारण मतलब गवर्नमेंट को लाचार होकर इस पे मतलब की कह सकते हैं कि देखना पड़ा कि भैया ये अच्छी बात नहीं है, महिलाएं कम हो जाएंगी तो फिर पुरुष करेंगे क्या, किससे उनका शादी होगा या फिर कह सकते हैं जो भी काम हो वो कैसे हो पाएगा, ठीक है। अगला देखो, जन्म के समय संभावित आयु, आपकी जो जन्म है या फिर जो मृत्यु है उस टाइम में कितने व्यक्ति जन्म लिए कितने मरे, ये हो जाता है मतलब कि जन्म के समय संभावित आय। आई होप मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमारा बोर्ड फुल हो गया है। आई होप मुझे आशा है कि आपको जो मैंने शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, बीएमआई या फिर बॉडी मास इंडेक्स या फिर कह लीजिए कि पुरुष महिला रेशियो या फिर संभावित उम्र जो बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड एक तो लेकर आते हैं, आप भी जाइएगा मत। आपसे फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे जो वीडियोस देख रहे हैं उसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इस चैप्टर का हम लोग लास्ट पॉइंट देख रहे हैं कि जो हमारी सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं वो क्या होती है। सबसे बेसिकली बात अगर बता दें कि सार्वजनिक का मतलब ये हुआ कि वैसी सुविधा जो कि सभी लोगों को प्रदान हो, या फिर तो अगर सभी लोगों के प्रदान की बात अगर करता हूं मैं तो इसका मतलब हो गया कि वो भैया गवर्नमेंट वाली होगी, अर्थात मतलब वो सरकारी होगी। तो इसमें मैंने लिखा कि सार्वजनिक सुविधाएं देश की विकास में प्रमुख भूमिका अदा करती हैं, यानी कि कह सकते हैं आपके देश के विकास में या फिर उत्थान में ये क्या करते हैं, एक अहम भूमिका अदा करती हैं जो सार्वजनिक हमारी सुविधा होती है, ठीक है। अगला देखिए मैंने लिखा कि ये सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। भाई सार्वजनिक का नाम ही जब दिया गया तो किसके द्वारा प्रदान की जाएगी, सरकार के द्वारा। फॉर एग्जांपल आपको सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल और भी अदर कई एक्टिविटीज दे सकते हैं जो कि जैसे पुलिस प्रशासन आपके पास आती है, तो वो सभी हमारे क्या होते हैं कि ये हमारे पास सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं। अब देखिए लास्ट पॉइंट मैंने लिखा कि ये हमारी सुविधाएं महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बड़ी सुविधा खरीद नहीं सकते या फिर खरीदी नहीं जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर होता है भैया यहीं पे हो जाता है समाप्त। और मैंने कहा हुआ था कि हर वीडियोस को क्या करेंगे कि लगभग 2 पार्टों में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आई होप मुझे आशा है कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्लीज आपको अच्छे से समझ में आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप किसी भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हो आपको हर वीडियोस हर लेक्चर टाइम पे मिलेगा, ठीक है। आपसे और दूसरा से रिक्वेस्ट रहेगा, हम लोग कल जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, इस चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।